वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग 29 अक्टूबर के पीटी के सेकंड शिफ्ट में आए हुए मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्नों को हल करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको कंप्लीट सॉल्यूशन पता चलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। अगर आप हमारे टीम के पैड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो ये दिया गया नंबर है, आप यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है। अगर अब तक आपने प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज इंस्टॉल नहीं किया तो आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। इससे आपको किसी भी कोर्स को परचेस करने में और वीडियोस को देखने में बहुत ही सुविधा होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, है ना। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न आपके सामने ये दिया गया है। एक घड़ी सुबह 8 बजे सेट की जाती है। घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। जब दूसरे दिन घड़ी दोपहर 1 बजे का समय बताती है तो वास्तविक समय क्या होगा। देखिए इसको करने का कई तरीके, हम लोग एक बेसिक तरीके के साथ चलते हैं। देखिए घड़ी को सुबह 8 बजे सेट किया गया, है ना। और अगले देखिए ये 24 घंटे में ना, मतलब जब फिर से सुबह आएगा 8 बजेगा, मतलब यहाँ पे 24 घंटा बीतेगा तो क्या हो जाएगा, 10 मिनट फास्ट हो जाएगा। 10 मिनट क्या हो जा रहा है, फास्ट हो जा रहा है। अगर स्लो होता तो यहाँ पे स्लो का कॉन्सेप्ट लिखते। देखिए 24 घंटे में ये कितना फास्ट हो रहा है, 10 मिनट। तो अगर हम लोग बात करेंगे 1 घंटे में कितना फास्ट होगा, ये होगा 10/24 मिनट। ये 1 घंटे में इतना फास्ट होगा, है ना। ये मिनट में आएगा। अब इसके बाद देखिए आज 8 बजे सेट किया गया, दूसरे दिन 1 बजे की बात पूछ रहा है, मतलब 8 से 8 24 और फिर 9 10 11 12 1, यहाँ पर 1 तक आने में देखिए 24 घंटा आप यहाँ पर चले और 5 घंटा यहाँ पर चले। 24 और 5 29, है ना। तो इसको कैलकुलेट करेंगे। जब कैलकुलेट करेंगे ना तो इसको कैलकुलेट करने पे आपको मिलेगा अप्रॉक्सीमेट। देखिए यहाँ पे अगर आप इसको, ये 2 से कटेगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा 145 और ये हो जाएगा 12। 145 और 12 का भाग करेंगे तो लगभग मिलेगा 12 मिनट फास्ट, है ना। लगभग की बात हम लोग कर रहे हैं। तो देखिए जब घड़ी 1 बजे का समय दिखा रहा है ना, इसका मतलब ये 12 मिनट आगे चल रहा है। तो 12 मिनट जब पीछे करेंगे तो 1 से 12 मिनट पीछे करने पर आपको कितना मिल जाएगा, 12:48। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है और इसको करने का तरीका भी आपको पता चल चुका है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न अगला देखिए, ये पीईटी में आया हुआ प्रश्न है। आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे आपको y की वैल्यू निकालनी है। देखिए आप ध्यान दीजिएगा, y का जो बेस है ये 0.2 है, तो आप कोशिश कीजिए कि सबको 0.2 बना लीजिए। अब कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर 0.4 है ना, 0.4 का 0.4 है तो इसको आप लिखेंगे 0.2 का होल स्क्वायर, है ना। और इसका जब फिर से स्क्वायर करेंगे तो पावर के ऊपर पावर का गुणा हो जाता है, तो गुणे 2। ठीक, आगे यहाँ पर डिवीजन है तो डिवीजन कर लेते हैं। देखिए आप यहाँ पर 0.008 दिया तो आप इसको लिख सकते हैं 0.2 के का क्यूब हो जाएगा, है ना। और इसके बाद यहाँ पर पहले से कुछ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, और इंटू 0.2 के पावर 6, है ना। और इज इक्वल टू कितना है, 0.2 के पावर y। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए सबका बेस समान हो चुका है। जब बेस समान होता है तो घातों का जब भाग किया जाता है तो उसे घटाना करते हैं, और जब घात का गुणा किया जाता है तो वहाँ पर जोड़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये आपका 4 है ना। तो 4 में अगर आप माइनस करेंगे 3 तो 1 मिल जाएगा, और 1 में 6 जोड़ेंगे तो 7 मिल जाएगा। तो 0.2 के पावर 7 यहाँ से हो जाएगा और बराबर 0.2 के पावर y। बेस समान है, बेस कैंसिल हो जाएगा। y इज इक्वल टू 7, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, y इज इक्वल टू 7। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, है ना। अगला प्रश्न कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर स्पेस क्रिएट करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने, ये क्या हो रहा है, ये रहा स्पेस बटन। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब इसके बाद अगला प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है, आपको दिया है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 10 स्क्वायर। अगर इसको ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 385। ठीक, आपको दे रखा है ना। और आपसे पूछ रहा है 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस डॉट 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 30 स्क्वायर। इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं। देखिए यहाँ से ना आप 3 स्क्वायर को कॉमन कर लीजिए। अगर कॉमन करेंगे तो 3 स्क्वायर बाहर चला जाएगा। ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में आपको मिलेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 10 स्क्वायर, ये मिलेगा, है ना। देखिए अब इस पूरे की वैल्यू कितनी दे रखा है, 385 दे रखा है। यहाँ पे 3 स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 385। अब मल्टीप्लाई कराना है, आप मल्टीप्लाई करा लीजिएगा। देखिए 9 त्रिक 2700, है ना। 9 8 72 मतलब 720 और 9 बचे 45।
अब इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपको 65 मिलेगा और 27 और 7 34, तो 34 तो 65, ये विकल्प पहले से ठीक है, ऑप्शन बी है ना, ये इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए ये एक आंसर शीट मतलब लिया गया, तो यहाँ पे इसमें आपको आंसर पहले से पता दिख रहा है, लेकिन सॉल्व करने का तरीका आपको सीखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 5। आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, बहुत ही सहज सा क्वेश्चन है, इसमें सिंप्लीफिकेशन पूरी तरीके से अप्लाई किया गया। देखिए -27 गुणे -16 प्लस -27 गुणे -14, इसको करने का तरीका समझिए। देखिए आप माइनस और माइनस का गुणा कराएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा 27 गुणे 16 है ना, और यहाँ पर प्लस है प्लस 27 गुणे 14 है ना। ये ऐसा देखिए यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस होता है। अब देखिए यहाँ पे आपको ये पूरा नहीं हल करना है। देखिए 27 यहाँ पे 27 यहाँ पे कॉमन कर लीजिए, 27 कॉमन कर लेंगे, 16 और 14 को जोड़ेंगे 30 मिल जाएगा। अब 27 में 30 का गुणा कराना काफ़ी आसान है, क्योंकि 27 81 होता है, तो 81 और एक जीरो बढ़ गया 810, विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये करने का अप्रोच आपको सीखना है कि किस अप्रोच से हमें क्वेश्चन को टैकल करना है ना। सॉल्व करने सबको आता है, ऐसा नहीं आता है, कोई थोड़ा सा फास्ट करेगा कोई स्लो करेगा, लेकिन एग्जाम हाल में आपको फास्ट करना है, सबसे फास्ट करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रिक देखना पड़ेगा, जो कि आपको यहाँ से पता चला। ठीक, आपने देखा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा। 27 आपने कॉमन कर लिया, इसके बाद ये आपका 14 और 16 कितना हो गया, 30 हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पर दिया है, देसी घी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है। एक परिवार को देसी घी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए ताकि खाते पर में खर्च पर प्रभाव ना पड़े। देखिए यहाँ पे आपको एक के साथ दूसरा रेशियो जोड़ के दे रहा है, तो आप प्लस ए बी रूल से ए बी प्लस ए बी बोलिए या डायरेक्ट ए बी रूल बोलिए, आप इसके साथ जा सकते हैं ना। प्लस माइनस ए बी रूल होता है। ए बी रूल क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पर वृद्धि हुई ना, तो आप सीधा सीधा लिखेंगे। देखिए प्लस, देखिए 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1.4। अब जब इसका आंसर निकालना होगा ना, तो अंश को हमेशा सेम रखेंगे, अंश को रख लेंगे 1। अब यहाँ पर प्लस है तो 4 और 1 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 5। 1/5 का परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू होता है 20, मतलब 20% की कमी करनी पड़ेगी। इसको कहते हैं ए बी रूल है ना। ए बी रूल को मैं एक बार फिर से आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए जब कभी भी ए बी रूल आपको मिलेगा है ना, ए बी रूल कहता क्या है, आपको जो भी भिन्न दिया रहेगा, जैसे 25% दिया तो 25% की ना परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे, 1/4 होता है। अगर वृद्धि दिया है तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे, कमी दिया है तो माइनस लगाएंगे। यहाँ पर वृद्धि दिया तो प्लस लगाएंगे। अब देखिए अंश को कभी नहीं बदलेंगे, अंश को आप एक रखेंगे। अब देखिए अगर यहाँ पर प्लस रहेगा तो इन दोनों को जोड़ेंगे, और माइनस रहेगा तो घटाएंगे। तो प्लस है तो जोड़ देंगे 1/5। 1/5 किसका मान होता है, 20%। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अब आपको ये डेटा दिया है ना, यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है कि इकाई अंक क्या होगा। अब देखिए जब कभी भी इकाई अंक कैलकुलेट करना होता है तो खाली यूनिट डिजिट पे काम करते हैं। देखिए इसका यूनिट डिजिट है 1, 1 के पावर है 491। ठीक, फिर देखिए इंटू यहाँ पर है 5, 5 के पावर है 317, इंटू यहाँ पर है 4, 4 का पावर क्या हो जाएगा, 4 का पावर हो जाएगा 1793। अब चाहे तो 4 से भाग वाले फंडे के साथ जाइए, या तो फिर आपको चीज़ें कुछ पता होंगी। देखिए क्या पता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो यहाँ से सीख लीजिए। देखिए अगर कभी भी ना 0, 1, 5 और 6 इसके पावर कुछ भी रहे, आपका जो आंसर आएगा यूनिट डिजिट का, ये हमेशा सेम रहेगा, मतलब नहीं बदलेगा। 0 के पावर कुछ भी रख लीजिए, आंसर यूनिट डिजिट 0 आएगा। 1 के पावर कुछ भी रखेंगे, यूनिट डिजिट हमेशा 1 आएगा। 5 के पावर कुछ भी कर लिया जाए, यूनिट डिजिट 5 रहेगा, और 6 के साथ भी होता है। अब 4 की बात करेंगे ना, 4 के पावर अगर ऑड है तो यूनिट डिजिट हमेशा 4 आएगा, है ना, और अगर इवन है ना, तो यूनिट डिजिट आपका 6 आएगा। ठीक, अब यहाँ पे कैलकुलेट करते, देखिए ये मिल गया 1 गुणे 5, क्योंकि यहाँ पे पावर 5 है। देखिए 4 के पावर क्या है, ऑड है, तो यहाँ पे मिलेगा 4। 5 चौका 20, यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ऐसे भी आप डायरेक्ट देख सकते थे कि जब कभी भी 5 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 0 मिलेगा, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट, है ना। देखिए अगला प्रश्न क्या है, यदि शब्दों को डिक्शनरी के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो अंतिम से दूसरे स्थान पर क्या आएगा। देखिए आपको डिक्शनरी के बेसिस पर लगाना है, और अंतिम से दूसरा क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 5 शब्द दिए, अब डिक्शनरी के हिसाब से लगा लीजिएगा। डिक्शनरी के हिसाब का मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना। देखिए SP 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 सब में है, A भी सब में, तो 3 लेटर से कोई लेना देना नहीं, SP A से कोई लेना देना नहीं। चौथा S इन तीनों में, S भी सब में, तो फिर कोई वो नहीं। यहाँ पर T देखिए यहाँ पे ना जो S तक है इससे कोई लेना देना नहीं। देखिए ये यहाँ तक S तक से ना ये सब में सेम है, तो यहाँ पे किसी से कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो इन सबको मैं अभी ऐसे पेंट कर दे रहा हूँ ताकि आपको दिखे, है ना। देखिए यहाँ तक में किसी का कोई रोल नहीं है। ठीक, अब इसके बाद देखेंगे ना, तो यहाँ पे M दिख रहा है, T दिख रहा है, T दिख रहा है, T दिख रहा है, M दिख रहा है। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि T वाले तो एकदम पीछे चले जाएंगे, है ना। सबसे पहले M आएगा,
देखिए एम और एम, आपने दोनों एम को रख लिया, लेकिन अब पहले ए आता है कि ओ आता है, पहले ए आता है तो आप एम ए रखेंगे और इसके बाद एम ओ रखेंगे। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि जो इसमें ये दूसरा वाला है ना, दूसरा ये सबसे पहले आएगा, है ना। दूसरे के बाद जो आप और आगे बढ़ेंगे, है ना, देखिए दूसरे के बाद जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे ए किस में मिला, ओ किस में मिला था, पाँचवें में, इसके बाद पाँचवा आएगा, है ना। ये दो यहाँ से हल हो चुके हैं, ठीक। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद अगर आप और आगे बढ़ेंगे, है ना, तो देखिए तीसरे नंबर पे कौन सा विकल्प आएगा, तो देखिए अगर तीसरे नंबर के विकल्प की बात करें, टी आई सब में, फिर सी भी सब में, देखिए ये खत्म हो गया, मतलब ये आएगा, तो चौथे नंबर पर ये आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे सी, यहाँ पर ए है, तो यहाँ पर पहला आएगा और फिर इसके बाद लास्ट में कौन आएगा, लास्ट में आएगा तीसरा। तो इसका क्रम होगा, अब जो प्रश्न पूछा उस हिसाब से कर लेंगे, है ना। अब आपको क्रम पूरा निकालने आ गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसमें आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बताइएगा कि अंतिम से दूसरे स्थान पर क्या आएगा, तो अंतिम से दूसरे स्थान पर पहला आएगा, है ना। जो पहला रहेगा, यहाँ पे इरेजर सेलेक्ट था क्या, ठीक है। तो पहला कौन सा वर्ड है, देखिए स्पेशली, है ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा नहीं, स्पेशली नहीं, स्पेस्टिकली, है ना, ये आपका हो जाएगा बिल्कुल सही, ऑप्शन ए, ठीक। तो ये आपका क्लियर हो चुका है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 9 दिया है, मतलब स्लाइड नंबर 9 है, प्रश्न संख्या यहाँ पर 8 है। कबूतरों की एक पंक्ति में सभी उत्तर की ओर मुख किए, मतलब कबूतर है, सब उत्तर की ओर देख रहे हैं। उत्तर आप पेपर पे हमेशा ऐसे बनाएंगे, है ना, दक्षिण ऐसे बनाया जाएगा, है ना। अब बोला जा रहा है कि P1 बाएं छोर से 9वें स्थान पर, देखिए बाएं छोर से 9वें स्थान पे कहने का मतलब है कि इसके इधर कितने लोग हैं, 8 लोग, है ना। देखिए यहाँ पर जो P1 है ना, ये 9वां है, इसके इधर कितने लोग हैं, इसके इधर 8 लोग हैं। आगे बोला जा रहा है और P2 दाएं छोर से 12वें स्थान पर है। जो P2 है ना, P2 है ना, P2 जो है दाएं छोर से 12वें स्थान पर है, मतलब इधर कितने लोग हैं, 11 लोग हैं। अब आगे क्या बोला जा रहा है, P1 और P2 के बीच में 3 मोड़ है ना, P1 और P2 के बीच में 3 मोड़ है। देखिए यहाँ पे 10, 11, 12, ठीक है, सेलेक्ट सही है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब आगे आपसे पूछा जा रहा है कि P1 और P3 P4 से समान दूरी पर, जो P1 है और P3 है ना, P1 और P3 P4 से समान दूरी पर। देखिए P4 ही आपको नहीं पता है कहाँ पर है ना, तो P4 को आप सेट नहीं कर सकते। अब इसके बाद ना देखिए यहाँ पे P1 और P2 की दो पॉसिबिलिटी है, ये ऐसे भी बैठ सकते हैं, या तो हो सकता है ये P1 ऐसे बैठा रहे और P2 यहाँ पर बैठा रहे, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो आप क्लियर नहीं कर सकते, तो इसका आंसर हो जाएगा निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप स्पष्ट नहीं हो पा रहे हैं ना। देखिए यहाँ पे P1 P2 की ये पॉसिबिलिटी, यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी, है ना। इधर आप देखेंगे तो इधर 8 लोग होने चाहिए, मतलब यहाँ से लेते हुए, और यहाँ पर कितने लोग होने चाहिए, यहाँ पे 12 लोग होने चाहिए। तो आप कुछ भी क्लियर नहीं कर पा रहे कि इसमें कौन सा विकल्प सही बनेगा, तो इस वजह से इसका आंसर होगा सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं, प्रश्न संख्या 10, है ना। यहाँ पर दिया है एक कूट भाषा में, है ना, यहाँ पे ये दिया है परम्यूटेशन को ऐसे लिखा जा रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे पब्लिक सेक्टर को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए कोड निकालते, देखिए PERMUTATION, है ना, ये परम्यूटेशन है। देखिए इसको कैसे लिखा जा रहा है, देखिए P को लिखा गया आई लिखने का मतलब पता है क्या, देखिए P की प्लेस वैल्यू क्या होती है, अगर P को आप देखेंगे तो ये होता है 16 से I बन गया, मतलब 9 बन गया, यहाँ पे -7 हुआ, है ना, यहाँ पर -7 किया गया तो I लिखा गया, है ना। अब देखिए E की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, E की प्लेस वैल्यू है 5 से B बन गया, मतलब कितना किया गया, -3 किया गया, है ना। इसके बाद आप और आगे बढ़ेंगे, देखिए इसके बाद R है, R की प्लेस वैल्यू कितनी है, R की प्लेस वैल्यू 18 से 11 आ गया, मतलब -7 है ना। यहाँ पे आपको मिल रहा है के मिल रहे है ना। इसके बाद देखिए आप देखेंगे M से कितना हो रहा है, F हो रहा है, M से F हो रहा है 13 से 6 हो गया, मतलब यहाँ पर भी -7 किया गया, है ना, यहाँ पर F मिल गया। तो मैं यहाँ पे ये लेटर्स नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ कितने में कोड में कितने का परिवर्तन किया गया। देखिए M के बाद अगर U की बात करेंगे तो U की जो प्लेस वैल्यू होती है, देखिए यहाँ पे U की प्लेस वैल्यू होती है 21, है ना। ये यहाँ पर कितना दे रखा है, रुकिए F के बाद R, देखिए यहाँ पे -3 दिया है ना, -3 दिया तो यहाँ पर -3 कर लेते हैं, है ना। इसके बाद T है, T का 20 है, 20 से यहाँ पे कितना दे रखा है, M दे रखा है, मतलब -7 दिया है ना। ये -3 होगा ना, रुकिए ये थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं, ठीक है, ये -3 है, फिर से -7 है ना। वापस से कोड देखते, A से वापस दिया -3 दिया है ना। इधर T से बात करेंगे, फिर से -7 है ना। फिर आप देखेंगे T से यहाँ पर भी माइनस, देखिए ये I से -3 है ना, फिर -7। तो देखिए आपको पैटर्न दिख रहा है, ठीक है, पहले -3 फिर -7 है ना, फिर
देखिए 7 3 7 7 3 7 है ना। तो ऐसा पैटर्न निकाल लेंगे तो इसमें सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, डीआई का भी एक क्वेश्चन शामिल किया गया। निम्नलिखित पाई चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें, है ना। ये पाई चार्ट है, क्या दिखा रहा है, निम्नलिखित पाई चार्ट विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में भारत की जनसंख्या वितरण प्रतिशत में इसकी जानकारी देता है। पश्चिम में 16% लोग हैं, है ना, सेंट्रल में 20% लोग हैं, उत्तर में 16% लोग हैं, और दक्षिण में 23% और पूरब में 25% लोग हैं। यहाँ पे आपको डेटा पता चलेगा। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न होंगे, है ना। मैंने खाली 2 प्रश्न उठाए। आपसे बोला जा रहा है यदि भारत की कुल जनसंख्या 125 करोड़ है तो बताइए दक्षिण क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र की जनसंख्या का अनुमानित योग कितना होगा। देखिए जो टोटल है ना 125 करोड़ है, ये 100% की वैल्यू कितनी है, 125 है। तो आपसे पूछ रहा है कि पश्चिम और दक्षिण, तो देख लेते हैं पश्चिम और दक्षिण में कितने लोग हैं। देखिए पश्चिम में 16% लोग हैं और दक्षिण में कितने परसेंट लोग हैं, दक्षिण में 23% लोग हैं। 23% यहाँ पर है, 16% यहाँ पर है। तो 23 और 16 को अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 39 मिल जाएगा। अब 39% की वैल्यू निकालनी है ना अप्रॉक्सीमेट, तो देख लेते हैं 39% कितना आएगा। 39 निकालने के लिए 39 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 4, ठीक। देखिए ये आपको मिलेगा 9.75, है ना। 9.75 का मल्टीप्लाई जब आप 5 से कराएंगे तो आपको मिलेगा 48.75। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही विकल्प होगा। अगले प्रश्न की अगर बात करेंगे तो अगला प्रश्न दिया, यदि भारत के पूर्वी क्षेत्र की कुल जनसंख्या इतना है ना, मिलियन है, तो भारत के उत्तरी क्षेत्र की कुल जनसंख्या कितनी होगी। देखिए पूर्वी जनसंख्या दी 126.5 मिलियन, तो देख लेते हैं पूरब में कितने परसेंट लोग हैं। देखिए पूरब में है 25% लोग, है ना। देखिए 25% की जो वैल्यू दे रखा है ना, 25% बराबर दिया है 126.5। और आपसे पूछ रहा है कि बताइएगा कि भारत की उत्तरी क्षेत्र की जनसंख्या कितनी होगी। अगर उत्तरी की बात करेंगे तो उत्तरी क्षेत्र में कितने लोग हैं, 16% लोग हैं, है ना। तो आपसे पूछ रहा है 16% की वैल्यू, तो आप आराम से लिख लेंगे। देखिए ये 126.5 गुणे 16 और बटे में 25। बस ये कैलकुलेशन करना है, जैसे ही आप कैलकुलेशन करेंगे आपका एग्जैक्ट आंसर बन जाएगा। तो कैलकुलेशन में देखिए 25 से तो कटेगा नहीं, तो पहले 5 से काट लेते हैं। 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, ठीक है, 2 बचेगा, 5 बचे 25, 1 बचेगा, 5 से 15 और यहाँ पे बच गया 5, है ना। फिर 5 से काट लेंगे तो फिर ये कट जाएगा, 5 बचे 25, है ना। 5 से काटेंगे तो 5 बचे 25 दशमलव, है ना, 5 छक्का 0 6, ये बनेगा। तो देखिए आप 16 बचे 80 और 16 छक्का 96, 80.96% इसका बिल्कुल सही विकल्प होगा, ऑप्शन बी, है ना। तो देखिए ये पीईटी में आए हुए कुछ मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्न रहे। यहाँ पे हमने डीआई का एक क्वेश्चन शामिल किया था, तो आप इसको देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं कि पीईटी में कैसे प्रश्न आते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर आप वर्तमान में आरओ एआरओ, है ना, या फिर यूपी पीसीएस एपीएस इन सब एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को इंस्टॉल कीजिएगा। इसमें आप कंप्लीट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, है ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।